और साल 1911 आ गया। इस साल अंग्रेजों ने कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का निर्णय लिया। राजधानी चेंज होने के कारण एक बार फिर पुल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो सका। पुल के काम में अड़ंगा डालने की रही सही कसर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरा कर दिया, जिसके चलते 1914 से लेकर 1918 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उलझी रही, जिस कारण अंग्रेजों का ध्यान उस ओर नहीं जा सका। इस दौरान 1917 में पुराने ब्रिज की ही मरम्मत करके काम चला लिया गया, लेकिन पुल की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि ज्यादा वक्त तक उसे इस्तेमाल में लिया जा सके। इसलिए नए ब्रिज के निर्माण के लिए 1921 में बंगाल के एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट और आर्किटेक्ट RN मुखर्जी के नेतृत्व में मुखर्जी कमेटी बनाई गई। मुखर्जी उस समय मार्टिन कंपनी लिमिटेड नाम की एक कंपनी चलाते थे, जिसके द्वारा इससे पहले कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल और बेलूर मठ का निर्माण किया जा चुका था। अंग्रेजों को RN मुखर्जी के काम पर पूरा भरोसा था और उन्होंने इस पर खरा उतरते हुए एक साल के भीतर ही 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें कैंटिलीवर ब्रिज बनाने का सुझाव दिया गया था। 1926 आते आते इसमें काफी प्रोग्रेस देखी गई और इस दौरान सरकार ने न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट भी पास कर दिया। बाद में कंसल्टेंट फर्म रेंडल, पाल्मर एंड ट्राइटन को भी एक ऑल्टरनेटिव आइडिया पर काम करने को कहा गया। इस फर्म ने 1929 में पोर्ट ट्रस्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने कैंटिलीवर और फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का एक ऑल्टरनेटिव आइडिया सुझाया। इसके बाद 1930 में गुड कमेटी बनाई गई और उन्हें इस नए ब्रिज को बनाने का काम सौंपा गया। 1930 में ही गुड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पोर्ट कमीशन को सौंप दी, जिसमें उन्होंने रेंडल, पाल्मर एंड ट्राइटन के प्रपोजल को लेकर आगे बढ़ने और सस्पेंशन टाइप बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज बनाने का कहा। इसके बाद इस फर्म ने नए ब्रिज की डिजाइन तैयार कर कमेटी को सौंप दी। इस कमेटी ने नए ब्रिज को बनाने के लिए टेंडर निकाले। टेंडर में सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी ने लगाई, लेकिन जब तक बात आगे बढ़ती तब तक 1935 आ गया था। उस समय तक जर्मनी और ब्रिटेन के बीच रिश्ते बेहद खराब होने लगे थे, जिस कारण इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। टेंडर में लगाई गई बोली के आधार पर इसे बनाने का काम एक ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को सौंप दिया गया। 1935 में ही सरकार ने इस नए ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट को अमेंड किया, जिसके बाद 1936 में क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने न्यू हावड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। साथ ही पोर्ट कमीशन ने इसके फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन के काम के लिए हावड़ा की ही एक फर्म ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को शामिल कर लिया। इसके बाद हुगली नदी में उपस्थित भारी मात्रा में गादों को निकाला जाने लगा। एक रात जब नदी के तट से गाद निकाला जा रहा था, तभी एक विशालकाय टावर गलती से छूट गया, जिससे ये अपने वजन के कारण करीब 2 फीट जमीन के अंदर तक घुस गया। इस वजह से उस समय इतना जोरदार धमाका हुआ कि खिदिरपुर में लगाए गए सीस्मोग्राफ ने इसे भूकंप के झटके के रूप में रिकॉर्ड किया। इस धमाके के पास का ही एक मंदिर भी गिर गया और आसपास के लोग डर कर सहम गए। इस दौरान गाद की सफाई के क्रम में यहाँ 18वीं सेंचुरी की तोपें और कई तरह के सिक्के भी मिले थे। कुल मिलाकर ब्रिज के फाउंडेशन को तैयार करने में 2 साल का वक्त लगा और ब्रिज के बाकी हिस्सों का कंस्ट्रक्शन 1940 में शुरू हुआ। इस ब्रिज को बनाने में कुल 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल होना था। जिस तरह पॉन्टून ब्रिज के लिए सामान ब्रिटेन से आता था, उसी तरह इस ब्रिज में लगने वाले स्टील से लेकर कई जरूरी चीजों का एक्सपोर्ट ब्रिटेन से ही होना था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझे होने के कारण ब्रिटेन केवल 3,000 टन स्टील की सप्लाई ही कर पाया। ऐसे में इस ब्रिज के काम को जारी रखते हुए करीब 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। 4 सालों तक लगातार दिन रात काम करने के बाद आखिरकार 1942 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में तब 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। उस समय ये ब्रिज दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था। इस ब्रिज की लंबाई 2313 फीट, ऊंचाई करीब 269 फीट और पुल की सेंट्रल डेक यानी इसके ऊपर की सड़क की चौड़ाई करीब 71 फीट है। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ लोगों के चलने के लिए 15-15 फीट के 2 फुटपाथ को बनाया गया है और इसका सेंट्रल स्पैन 1500 फीट के करीब है। इस ब्रिज की डेक को मेन ट्रस से 39 पेयर्स के हैंगर्स के सहारे लटकाया गया है। इस ब्रिज को जो सबसे ज्यादा खास बनाती है तो वो है इसकी कारीगरी। इसमें स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरे ब्रिज को केवल धातु की बनी कीलों और वेल्डिंग के सहारे जोड़ा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर केवल
280 फीट ऊंचे 2 पिलर्स के सहारे ही खड़ा है। इसके दोनों पिलर्स के बीच की दूरी 1500 फीट के आसपास की है। दोनों पिलर्स के अलावा इस ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए बीच में कुछ भी नहीं लगाया गया है। फिर भी बनने के बाद से आज तक ये ब्रिज जस का तस बना हुआ है। अपनी इसी खास बनावट के कारण ये ब्रिज लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग इस बात से हैरान होते हैं कि इतना विशालकाय ब्रिज इतने मिनिमम सपोर्ट पर इतने सालों से कैसे टिका हुआ है। दरअसल ब्रिज के निर्माण के वक्त ही सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को सख्त निर्देश दिए थे कि इस ब्रिज को बनाने के लिए नदी में कम से कम पिलर्स का इस्तेमाल किया जाए, ताकि नदी से गुजरते बड़े जहाज पिलर से टकरा ना जाए। उस समय हुगली नदी के सहारे ही अंग्रेजों का सारा माल सप्लाई किया जाता था और ज्यादा पिलर्स के इस्तेमाल से शिप का इन पिलर से टकराने का डर था। हावड़ा ब्रिज कोलकाता को हावड़ा रेलवे स्टेशन से भी जोड़ता है, इसलिए बाद में इसे गेटवे टू कोलकाता के नाम से भी जाना जाने लगा। ये ब्रिज न केवल सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी था, बल्कि कलकत्ता और हावड़ा के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि था। लेकिन उस वक्त इस शानदार ब्रिज को बिना किसी इनॉग्रेशन के ही चालू कर दिया गया था। दरअसल उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन को डर था कि जापानीज एयरफोर्स कहीं कलकत्ता पर अटैक ना कर दे, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चुपचाप बिना किसी इनॉग्रेशन के ही इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया था। 20 दिसंबर 1942 की रात ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये शक यकीन में बदल गया, जब अचानक से शहर के ऊपर जापानी लड़ाकू विमान मंडराने लगे और देखते ही देखते जापानीज एयरफोर्स के विमानों ने इस ब्रिज के आसपास बमबारी शुरू कर दी। इस बॉम्बिंग में इसके आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ। दरअसल उस समय चाइना और जापान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका चाइना को सपोर्ट करते हुए युद्ध का सामान सप्लाई कर रहे थे, ताकि वो एशिया में सुपर पावर के रूप में उभरते जापान को काउंटर कर सके। चाइना को वेपन सप्लाई के लिए उस समय एक ही रास्ता था जो भारत से होकर जाता था। जापान की नजर अमेरिका और ब्रिटेन की इसी सप्लाई चेन को तोड़ने पर थी। उस समय हावड़ा ब्रिज के ठीक बगल में ही एक फेमस पोर्ट हुआ करता था। जापानीज एयरफोर्स हावड़ा ब्रिज के साथ साथ इस पोर्ट को भी तबाह करना चाहती थी, लेकिन जापानीज एयरफोर्स ने काउंटर अटैक के डर से हमला रात के वक्त किया। रात के अंधेरे में जापानीज एयरफोर्स का निशाना चूक गया और बम हावड़ा ब्रिज की जगह एक होटल पर जा गिरा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में तो काफी हानि हुई, लेकिन किस्मत से हावड़ा ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के करीब 2 साल बाद 1947 में भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया और हावड़ा ब्रिज का मालिकाना हक भारत के पास आ गया। आजादी के बाद इस ब्रिज का इस्तेमाल काफी बढ़ गया था। उस समय कलकत्ता और हावड़ा को कनेक्ट करने के लिए ये एकमात्र ब्रिज हुआ करता था। 1993 से पहले तक इस ब्रिज पर ट्रैम भी चला करती थी, लेकिन अन्य गाड़ियों से पड़ने वाले बेतहाशा लोड के कारण 1993 में इसे बंद कर दिया गया। अपने यूनिक स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस के चलते ये ब्रिज इतना पॉपुलर हुआ कि देश और विदेश के कई फिल्म डायरेक्टर्स ने इस ब्रिज को अपनी फिल्मों में दिखाया। 1965 में इस हावड़ा ब्रिज का नाम महान पोएट रविंद्रनाथ टैगोर के ऑनर में उनके नाम पर रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोगों की जुबान से इसका पुराना नाम नहीं उतर पाया है और लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। 1970 के दशक तक बंगाल की बढ़ती आबादी और कमर्शियल एक्टिविटीज में आई तेजी के बाद इस ब्रिज पर दबाव काफी बढ़ गया था। इसके बाद हुगली नदी के ऊपर एक नए ब्रिज की जरूरत महसूस की जाने लगी। 20 मई 1972 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हुगली नदी पर एक और ब्रिज की फाउंडेशन रखी। हालांकि 1979 में जाकर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और ये ब्रिज 1992 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो सका। इस ब्रिज का नाम बंगाल के ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर विद्यासागर सेतु रखा गया, जिसे सेकंड हुगली ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। भले ही विद्यासागर सेतु बन जाने से हावड़ा ब्रिज पर पड़ने वाले लोड में कमी आई थी, लेकिन लगातार कई दशकों के इस्तेमाल के बाद अब हावड़ा ब्रिज डैमेज होने लगा है। इसके पिलर्स और बॉडी पर जगह जगह जंग लग चुकी है। लंबे समय तक इसे इस्तेमाल में रखने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसके मेंटेनेंस पर खासा ध्यान दे रही है। हावड़ा ब्रिज के रखरखाव और सिक्योरिटी का जिम्मा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के हाथों में है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद इस ब्रिज को नुकसान पहुंचने से नहीं बचाया जा सका। ऐसा ही एक उदाहरण साल 2005 में देखने को मिला, जब 24 जून 2005 को एक कार्गो शिप MV मनी हुगली नदी से गुजरने के दौरान हावड़ा ब्रिज से टकरा गई। इस टकराव से ब्रिज के 40 क्रॉस ग्रिडर्स टूट गए और इसके 2 ट्रॉली गाइड भी टेढ़े हो गए थे। बाद में इसे रिपेयर करवाने में करीब 8 टन स्टील की जरूरत पड़ी और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को इस पर 50 लाख खर्च करने पड़े थे। रिपेयरिंग के बाद ब्रिज का यह हिस्सा तो ठीक हो गया था, लेकिन एक चीज थी जो इस ब्रिज को धीरे धीरे खोखला करती जा रही थी। ब्रिज के पायों समेत कई हिस्सों में बुरी तरह जंग लगने लगी थी, जो लगातार बढ़ते ही चले जा रही थी।
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने जब जंग लगने के कारणों और उसके नुकसान का पता करने के लिए साल 2011 में इस ब्रिज का इंस्पेक्शन किया तो बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। इंस्पेक्शन रिपोर्ट से पता चला कि इसके खंभों में जंग लगने के कारण इसकी मोटाई लगभग आधी हो चुकी है और पुल में लगे हैंगर की मोटाई 6 मिलीमीटर से घटकर केवल 3 मिलीमीटर रह गई है। इतने बड़े नुकसान के पीछे पान मसाले और गुटखे की पीक सबसे बड़ा कारण थी। पान और गुटखा खाने वाले लोग ब्रिज से गुजरते हुए वही थूकते हुए निकल जाते हैं, जिस कारण पान में पाए जाने वाले केमिकल से स्टील के साथ रिएक्शन होता है और ब्रिज में जंग लग जाता है। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब के डायरेक्टर चंद्रनाथ भट्टाचार्य